यस, वेलकम स्टूडेंट्स इन रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है अपने रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं डॉक्टर साजिद अली आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। जो हमारा यूपी कैटेट का एग्जाम है, उस यूपी कैटेट के एग्जाम में टोटल केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस आते हैं और उसके अंदर ऑर्गेनिक का अपना एक जो वेटेज है वो जस्ट 1/3 वेटेज है, क्योंकि इसमें हमको फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, 3 हमको केमिस्ट्री के पार्ट पढ़ने होते हैं। जैसे कि जो मेन एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो केमिस्ट्री में ही आती है। तो बच्चों, रॉयल इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पूरे ऑल इंडिया लेवल में, जैसे जो आईसीआर के एग्जाम है, बीएचयू के एग्जाम है या अदर जितने भी स्टेट एग्जाम है, सब में केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर करते आ रहे हैं। और उसका एक ही ये कारण है कि जितने भी यहाँ पर केमिस्ट्री की फैकल्टीज है वो सब बच्चों को बहुत ही छोटी छोटी और आसान चीज को भी आराम से समझाते हैं, जिससे बच्चों को समझने में आसानी होती है और फिर केमिस्ट्री पे कमांड बन जाता है। तो उसी को हम लोग जो है लेकर आए हैं आप लोगों के लिए भी। और जितने भी आप यूपी कैटेट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चों, मेरा बहुत आशीर्वाद और रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत ज्यादा आप लोगों को शुभ आशीष। इसी उम्मीदों के साथ में, एक लगन और मेहनत के साथ में हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन पढ़ाऊंगा। अलग अलग जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, फैकल्टीज है, वो आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक वगैरह सब पढ़ाते हैं। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेक्शन कराऊंगा। तो जैसा कि अपना जो सिलेबस है यूपी कैटेट का, उसके अंदर ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके अंदर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया हुआ है, यानी स्टार्टिंग का पार्ट दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कैसे उसको अपन को पढ़ना होता है, उसकी खास खास चीजें क्या है, उसकी मूलभूत अवधारणाएं क्या है, वो हमको इसमें पढ़ना होता है। तो ये चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। आप लोग जो है सब चीजों को अच्छे से समझिएगा। जो भी आपको किसी भी चीज की डाउट आए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर है वहां पर आप भेज सकते हैं और डेफिनेटली आपको उसका अच्छे से सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ऊपर वाले को याद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है कार्बनिक रसायन, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा के बारे में बात करेंगे। परिभाषा से, नाम से पता चल रहा है, हमको ऐसे लगता है कि यह है कार्बनिक रसायन, यानी ऐसा रसायन जिसमें कार्बन हो। लेकिन क्या सभी प्रकार के जो रसायन हैं जिसमें कार्बन हो, क्या हम सभी को कार्बनिक रसायन कहते हैं? नहीं, हम सभी को कार्बनिक रसायन नहीं कहते। तो हम लोग फिर कार्बनिक रसायन के लिए क्या बात करते हैं, तो आइए अपन उसको परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग साथ साथ लगा सकते हो। सबसे पहले आता है परिभाषा। परिभाषा यानी डेफिनेशन। ठीक है, परिभाषा बच्चों जो है मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, फिर मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है कार्बनिक यौगिक की। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन एवं इनके व्युत्पन्न होते हैं। तो बच्चों, इस परिभाषा के अंदर के कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन एवं इनके व्युत्पन्न होते हैं, इस परिभाषा को अपन समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर हमको दो शब्द ऐसे हैं जो हमको समझने। एक शब्द तो हमको मिल रहा है हाइड्रोकार्बन। बच्चों, नाम से ही उत्तर छुपा है कि हमको पूछे कि ये हाइड्रोकार्बन क्या है। तो बच्चों, इसके अंदर 2 आपको तत्व दिख रहे होंगे। एक तो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और एक कार्बन मींस कार्बन। यानी कि हम हाइड्रोकार्बन किनको बोलेंगे बच्चों? ऐसे यौगिकों को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। डेफिनेटली जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन दिखेंगे, हम उन यौगिकों को क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो पहला शब्द तो हमको समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना। जैसे इसका अपन लोग एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया CH4, हम इसको मेथेन बोलते हैं और ये मेथेन है हमारा हाइड्रोकार्बन। मेथेन है हमारा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, इसको एक कार्बन वाले को हम मेथेन बोलते हैं। क्यों मेथेन बोला, ये सब अपन आगे समझेंगे। जैसे जैसे क्लासेज आगे बढ़ेगी वैसे समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया हमको कि ये हाइड्रोकार्बन है। अब आपको इस परिभाषा में नेक्स्ट चीज ये लग रही है कि सर ये व्युत्पन्न क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव्स।
आइए समझाते हैं व्युत्पन्न क्या होता है। ठीक है, ये देखिए, आइए बच्चों इसको समझते हैं परिभाषा को आसान एग्जांपल से। तो हमने लिखा है कि हाइड्रोकार्बन, वो हमें समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन। अब बच्चों अपन ये समझने जा रहे हैं कि व्युत्पन्न क्या होता है। देखिए बच्चों, इस एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोकार्बन में आपने अपन ने जैसे एग्जांपल लिया मेथेन, मेथेन में कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए दिख रहे हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। ठीक है बेटा, 4 हाइड्रोजन में से हमने एक हाइड्रोजन कम किया, -H का मतलब एक हाइड्रोजन कम किया। तो जब 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो बच्चों पीछे कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे? 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब हाइड्रोजन हटा दिया तो पीछे 3 हाइड्रोजन रह गए, लेकिन उस हाइड्रोजन को हटाने के बाद हमने एक समूह जोड़ा है, जो कौन दिखाई दे रहा है? OH। कौन सा समूह जोड़ा हम लोगों ने? OH समूह जोड़ा। OH समूह जब भी आएगा आपको याद रखना है, ऑर्गेनिक में या जहीं पे भी आए केमिस्ट्री में, कि OH शब्द जो या OH समूह जो आता है ये एल्कोहल के लिए आता है। किसके लिए आता है? एल्कोहल के लिए आता है। तो जैसे हम लोग ने एक H हटाया और OH समूह जोड़ दिया, क्या बच्चों अब हम लोग इस यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं? बताओ। ठीक है, तो आपका उत्तर आया होगा कि नहीं सर, अब हम इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो हमने उसे बताया था जिसमें क्या समूह जुड़ता है? हाइड्रोजन और कार्बन। केवल ये 2 ही तत्व होने चाहिए, लेकिन यहां पर तो OH का O आ गया, यानी कि हम इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। तो फिर इसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न। यानी कि व्युत्पन्न से हमें यह चीज समझ में आ गई कि हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा के जब हमने समूह जोड़ा तो बनने वाला जो यौगिक होगा उसे व्युत्पन्न कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर OH जोड़ा तो बनने वाला यौगिक है वो अल्कोहल होगा। जैसे इसका नाम है मेथिल अल्कोहल। जैसे इसका क्या नाम है बच्चों? मेथिल अल्कोहल। कैसे इसका नाम मेथिल अल्कोहल बोलते हैं वो अपन बाद में सिखाएंगे, लेकिन अभी इतना सा समझ लो कि अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, अब ये कौन बन चुका है? अल्कोहल बन चुका है। कौन बन चुका है? अल्कोहल। तो इसका नाम है मेथिल अल्कोहल और ये व्युत्पन्न कहलाता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं। हमने इस बार हाइड्रोजन को हटाया और हमने बच्चों यहां पर कौन सा समूह जोड़ा? COOH। सर इस COOH समूह को क्या बोलते हैं? बेटा इसको कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। यानी ये जब अपने यहां पर जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन हटाने पर CH3 बना और COH समूह बन गया। अब क्या हम इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अब हम इसे क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न बोलेंगे। यानी फिर से हमें व्युत्पन्न का एक मतलब समझ में आ गया कि व्युत्पन्न ऐसे सभी यौगिक हैं जो हाइड्रोकार्बन से बने हो, उनमें एक हाइड्रोजन हटाया या उनमें और समूह हटाए और नए नए समूह जोड़ दिए, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न कहलाएंगे। आया बच्चों समझ में? तो इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल नाम कैसे पड़ा वो अपन आगे सिखाएंगे, लेकिन आपको ये पता चल गया कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह जो एसिटिक अम्ल बना है ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ क्या है? व्युत्पन्न है। तो कुल मिला के ये अपना सबसे स्टार्टिंग की परिभाषा है कि ये कार्बनिक यौगिक कौन होते हैं? कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जो हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोकार्बन उसको बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, व्युत्पन्न उसको बोलेंगे जिसमें कोई हाइड्रोजन हटेगा और कोई भी समूह नया जुड़ता जाएगा, तो बनने वाले सभी यौगिकों को हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न बोलेंगे। आया बच्चों सबको समझ में? तो ये हो गई हमारी परिभाषा। अब अपन लोग जो है आगे चलते हैं। तो परिभाषा के बाद में आप लोग जो है हेडिंग लगाइए, नेक्स्ट कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। यानी इन कार्बनिक यौगिकों की क्या विशेषताएं है, इनमें ऐसा क्या होता है, आइए अपन लोग उसको पढ़ते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं।
तो जो पहली विशेषता है वो ये है कि कार्बनिक यौगिक जो है बच्चों ये विशाल संख्या में प्राप्त होते हैं। हमें कैसे प्राप्त होते हैं? विशाल संख्या में। यानी कि हमको प्रकृति में वैज्ञानिकों ने जब कार्बनिक यौगिकों को देखा तो बहुत सारे कार्बनिक यौगिक आज के समय में ज्ञात है। 10 लाख से भी अधिक कार्बनिक यौगिक जो है वो प्रकृति में ज्ञात है। यानी इन कार्बनिक यौगिकों की बहुत ही अधिक क्या है? संख्या है। और इस विशाल संख्या यानी 10 लाख से भी अधिक ज्ञात है। और निरंतर और भी जैसे जैसे आते हैं, जैसे जैसे और अपन आगे चल रहे हैं, वैज्ञानिक और ढूंढते रहते हैं तो और कार्बनिक यौगिक ज्ञात होते जाते हैं। कुल मिला के इसका मतलब यह है कि इतनी विशाल संख्या है, इसी कारण से इसको एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि अपने आप में बहुत सारे यौगिक है इसके अंदर। अब बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि किस कारण से कार्बनिक यौगिक इतने सारे हैं? ये क्या कारण है कि 10 लाख से अधिक इतने सारे कार्बनिक यौगिक है? ऐसा इसमें क्या गुण है? तो बच्चों ये जो कार्बन है, हम लोग जानते हैं इस कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है बेटा? 4। और 4 संयोजकता होने का मतलब ये है कि ये 4 तत्व 4 समूहों से आप जुड़ सकता है। 4 तत्व 4 समूहों से ये जुड़ सकता है और जुड़कर बहुत सारे क्या करता है? उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये कार्बन बहुत सारे तत्वों या समूहों के साथ जुड़ सकता है। ये खुद कार्बन से जुड़ सकता है, हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, सल्फर से जुड़ सकता है, फॉस्फोरस से जुड़ सकता है, बहुत सारे यौगिकों से जुड़ सकता है। तो ये इस कारण से क्या होता है? बहुत सारे यौगिक बना सकता है, इसलिए इसकी संख्या क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। और इसके अंदर ये जो गुण आता है जिसमें जब कार्बन बहुत सारी श्रृंखला बना देता है, वो जब बहुत सारी ज्यादा श्रृंखला बनाएगा तो वो तब बनाएगा जब कार्बन खुद कार्बन से जुड़े। और जब कार्बन खुद कार्बन से जुड़ता है तो बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनती है। उस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये श्रृंखलन क्या है, श्रृंखलन किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से हमको ये ऑप्शन बताना पड़ेगा कि श्रृंखलन एक ऐसा गुण है कार्बन का जिससे लंबी श्रृंखलाएं बनती है। उसका कारण ये होता है कि कार्बन स्वयं से जुड़ता है और स्वयं से जुड़ने की प्रकृति को ही हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। तो आइए इन सब इंपॉर्टेंट चीजों को अपन लोग लिखते हैं। आप लोग लिख लें, फिर उसको एक बार अपन फिर से समझेंगे। विशाल संख्या पहला पॉइंट है, विशेषता होगा। 10 लाख से अधिक ज्ञात है। क्या कारण रहता है? लिखेंगे कारण श्रृंखलन। आप इन लोगों के इंग्लिश जो भी अपन लिख रहे हैं टर्म्स, इनके इंग्लिश वर्ड भी याद रखें बच्चों। कई बार कंपटीशन में इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिखकर दे देते हैं तो हमारे फिर गलत हो जाता है ना, तो अपन को ध्यान रखना है, इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना है। ठीक है, श्रृंखलन कि हमको पूछा है कि 10 लाख से अधिक इतने सारे यौगिक का कारण क्या है, तो कारण क्या है? श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है? आइए लिखते हैं आगे। श्रृंखलन का मतलब होता है कार्बन की स्वयं से जुड़ने की प्रवृत्ति। कार्बन की स्वयं से जुड़ने की प्रवृत्ति, ये बच्चों लाइन ध्यान रखनी है, कार्बन की स्वयं से जुड़ने की प्रवृत्ति। जब कार्बन स्वयं से जुड़ेगा तो लंबी श्रृंखलाएं बनाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि अपन ने बताया कि ये क्यों जुड़ता है, तो वो लिख देते हैं क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता को इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता वैलेंसी होती है। ठीक है, जिससे ये लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, जिससे ये लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे अपन एग्जाम्पल लिखते हैं, ये देखो बेटा, जैसे एक कार्बन है उसकी संयोजकता कितनी होती है? 4, 1 2 3 4। अब अगर वो स्वयं आगे कार्बन से ही जुड़े, उसको आगे मान लो वापस से कार्बन मिल गए, तो वो भी कार्बन अपनी अपनी संयोजकता से और आगे जुड़ेंगे। ये देखो इस तरीके से, ये देखो, है ना।
तो ये भी, इनकी भी सबकी कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो इनकी भी आगे अब ये जितने लाल लाल मैंने से बॉन्ड बनाए हैं इन सब पे भी अगर कार्बन होंगे और तो आगे एक बच्चों जाल का जाल बन जाएगा, यानी बहुत सारी श्रृंखलाएं बन जाएगी। तो कार्बन स्वयं से ही जुड़ रहा है और कार्बन की स्वयं से ही जुड़ने की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? श्रृंखलन। और इसी श्रृंखलन के कारण से कार्बन जो है 4 संयोजकता रखने के कारण से क्या बनाता है? लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। और ये लंबी श्रृंखलाएं बनाने से ऐसे बहुत सारे यौगिक आपस में जुड़ सकते हैं। यही कारण है, यही इसकी विशेषता है कि विशाल संख्या में ये कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। आया बच्चों समझ में? तो ये नोट करते चलें आप लोग। कार्बन अन्य तत्वों से जुड़कर भी यौगिक बनाता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। एक्स, एक्स मतलब हेलोजन, पी मतलब फॉस्फोरस। बच्चों ये एक्स हेलोजन जो मात्रक है, इस एक्स हेलोजन मात्रक का मतलब होता है 4 जो हम लोग लेते हैं समूह, उनको लेते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको हम लोग हेलोजन बोलते हैं और एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये सब बच्चों कारण है किसके? विशाल संख्या के, कि क्यों इतने संख्या होते हैं। तो बच्चों इसको अपन को ध्यान रखना है, जल्दी नोट करें, फिर अपन लोग जो है आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आपने। अब चलते हैं अपन दूसरी विशेषता पे। दूसरी विशेषता जो ये है वो है अंतर संबंध। अंतर संबंध, अंतर संबंध का मतलब होता है इंटर रिलेशन। ठीक है, लिख लीजिए। इसका मतलब ये है बच्चों कि कार्बन के जो ये यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक, ये एक दूसरे से क्या रखते हैं? संबंध स्थापित करते हैं एक दूसरे से। इनमें क्या होते हैं? मूलभूत अंतर संबंध होते हैं। ऐसा अकार्बनिक यौगिकों में नहीं होता, ऐसा अकार्बनिक यौगिकों में नहीं होता। तो बस इसका आप जो है ये चीज ध्यान रखो कि जो कार्बनिक यौगिक होंगे, जो कार्बनिक यौगिक होंगे वो तो इस तरह से मूलभूत अंतर संबंध, यानी एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं, अंतर संबंध, मूलभूत अंतर संबंध रखते हैं। ठीक है, ये कार्बनिक यौगिक की विशेषता है कि ये कार्बनिक यौगिक जो होंगे, ये कार्बनिक यौगिक आपस में मूलभूत कार्बनिक यौगिक आपस में, है ना, ब्रैकेट में क्या लिख लो? आपस में, आपस में जो है मूलभूत अंतर संबंध रखते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे की क्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, परंतु हम बोलेंगे अकार्बनिक यौगिक जो होंगे, कौन से बेटा? अकार्बनिक यौगिक, है ना, इनऑर्गेनिक। परंतु अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो ऐसा कोई अंतर संबंध नहीं रखते। अकार्बनिक यौगिक ऐसा कोई अंतर संबंध नहीं रखते। शॉर्ट में ऐसे लिख लो, क्योंकि अपन को थ्योरी नहीं चाहिए, अपन को तो कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो हम बोर्ड में पढ़ तो नहीं रहे, इसलिए अपन को शॉर्ट एंड स्वीट में नोट्स बनाने बेटा। ठीक है, जल्दी लिखो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसी के नीचे लिख लेते बच्चों। तो थर्ड पॉइंट जो है वो है अणुओं की संकरता। अणुओं की संकरता, अणुओं की संकरता,
इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं बच्चों। कॉम्प्लेक्सिटी यानी अणुओं की संकरता का मतलब है कि इनमें अणु आपस में, बहुत सारे अणु आपस में जुड़कर क्या करते हैं, एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे जो कार्बन के यौगिक हैं वो आपस में जुड़कर उनमें ये सामर्थ्य होती है कि वो क्या करते हैं, बड़े बड़े यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो जब आपस में जुड़ जाएंगे तो वो अधिक संकर हो जाएंगे। आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अधिक संकर हो जाएंगे। और आपस में जुड़ के अधिक संकर होंगे तो बड़ा अणु बनेगा, और बड़ा अणु बनेगा तो हम ये कहेंगे कि उनका भार, वजन यानी अणु भार क्या होगा, बहुत ही ज्यादा। तो छोटे अणुओं को आपस में जुड़ जुड़कर बड़े अणु बनाने की इनमें सामर्थ्य होती है, जिसको हम कहते हैं संकरता। संकरता का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि आपस में जुड़ने की जो ये क्षमता है उससे क्या होते हैं, बड़े अणु बन जाते हैं जिनका अणुभार भी ज्यादा होगा, उसको हम लोग कहेंगे अधिक संकर होना, है ना। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनमें ये गुण होता है कि वो अधिक संकर होते हैं, और जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें इतना ये गुण नहीं होता कि वो आपस में जुड़कर अधिक संकर हो जाए, है ना। तो संकरता का मतलब आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। तो आइए अपन लोग इसके अंदर लिखते हैं अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में कार्बनिक यौगिक जो होंगे वो क्या होंगे, अधिक संकर। अधिक संकर यानी आपस में ज्यादा जुड़ेंगे, और अधिक संकर होंगे तो क्या बनाएंगे, बड़े अणु बनाएंगे। बड़े अणु बनाएंगे जिनका उच्च अणुभार होगा। बड़े अणु बनाएंगे जिनका क्या होगा, उच्च अणुभार। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। आइए इसका आपको एक एग्जांपल भी समझा देते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो अम्ल जो होते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो ये अमीनो अम्ल होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, है ना। और इनका अणुभार क्या होता है, कम, कम अणुभार। ठीक है, इनका बोलता है कम अणुभार। कम अणुभार वाले छोटे अणु होते हैं। ये कैसे होते हैं, छोटे अणु। ठीक है, और जब ये क्रिया करते हैं, संकरता स्थापित करते हैं, यानी जुड़ते जाते हैं आपस में, संकरता स्थापित करते हैं, तो फिर हमने ये बना देते हैं प्रोटीन। प्रोटीन बना देते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, बहुत ही उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं। उच्च अणुभार वाले बड़े यौगिक होते हैं। ठीक है, ये जो छोटे अणुभार वाले होते हैं इनको अपन बाद में पढ़ाएंगे। इनको बोलते हैं एकलक। क्या बोलते हैं, एकलक। ये अपन पढ़ाएंगे बच्चों बाद में, है ना, जब चैप्टर आएगा आगे तब अपन पढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं एकलक। क्रियाओं के दौरान भी पढ़ाएंगे इनको। और ये जो बड़े बड़े अणु होते हैं इनको बोलते हैं बहुलक। बहुलक, इंग्लिश में इनको बोलते हैं पॉलीमर, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि भाई बहुलक क्या होता है, कोई आपसे पूछे कि बहुलक क्या होता है, तो हमको ये नहीं बोलना है कि ऐसी बहू जो लक लक ज्यादा करे, हैं हमको ऐसे नहीं बोलना है कि ऐसी बहू जो लक लक ज्यादा करे उसे क्या बोलते हैं, बहुलक। ऐसा नहीं बोलना है बच्चों। यहाँ पर बहुलक का मतलब होता है ऐसे यौगिक जो जिसके अंदर कम, यानी कि जो कम अणुभार वाले, यानी जो छोटे छोटे समूह है वो आपस में जुड़कर क्या बना देते हैं, बड़े समूह बना देते हैं, उच्च अणुभार वाले बना देते हैं। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बहुलक कहते हैं। तो बहुलक हमारे पास में उच्च अणुभार वाले बृहद अणु हैं, बृहद अणु है या बड़े अणु हैं जो कि छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने हैं। और इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलकता कहते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं आपस में जुड़ रहे हैं तो उसको संकरता बोल रहे हैं। आ रहे हैं बच्चों समझ में। ठीक है, तो ये अपन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका दे दिया। अब आगे चलते हैं। नंबर 4, नंबर 4 आप लोग लिखो। कार्बनिक यौगिकों की नेक्स्ट क्वालिटी, विशेषता लिख रहे हैं अपन लोग, वो है अनआयनिक प्रकृति। ठीक है, इनसे क्वेश्चन जो है कैसे आते हैं अभी बताते हैं मैं। ये जो बेटा अपन जितनी भी विशेषता लिख रहे हैं ना, तो इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। कैसा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन में आ सकता है आपके।
तो वो ये इस तरह से कि निम्न में से, जैसे अभी तक अपन लोगों ने 4 पॉइंट पढ़े है ना, ये चौथा अपन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट अपन लोगों ने जो है क्या पढ़ाया था कि इसके अंदर सबसे पहले अपने ये बताया था कि विशाल संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ाया, अंतर संबंध होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तीसरा अणुओं की संकरता, ये बड़े अणु का निर्माण करते हैं। और चौथा अपन ने क्या पढ़ाया, अनआयनिक प्रवृत्ति, अनआयनिक प्रकृति, है ना। तो जैसे अभी जो 4 ऑप्शन है उनमें से ये क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता कार्बनिक रसायन की नहीं है, निम्न में से कौन सी विशेषता कार्बनिक रसायन की नहीं है। पहला ऑप्शन कार्बनिक यौगिक विशाल संख्या में उपस्थित होते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में ये कि उनके अंदर संकरता पाई जाती है, कार्बनिक यौगिकों में संकरता पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन ये कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो आपस में जुड़कर बड़े अणु बना सकते हैं। और चौथा ऑप्शन आपसे ये पूछ सकता है कि कार्बनिक यौगिक सदैव आयनिक होते हैं, कार्बनिक अणु सदैव आयनिक होते हैं। तो बच्चों बताइए इसका क्या उत्तर जाएगा कि कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं रखते। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उसका उत्तर जाएगा चौथा, क्योंकि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कैसे अनायनिक प्रकृति के होते हैं। और अगर ऑप्शन में बोलता है सदैव आयनिक या आयनिक, तो ध्यान रखना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो सहसंयोजक प्रकृति रखते हैं या अनायनिक प्रकृति रखते हैं, आयनिक प्रकृति नहीं रखते। तो आ रहा है बच्चों समझ में, इस तरह से आपके यूपी के टेट के अंदर जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए बच्चों अपन लोग इसके बारे में लिखते हैं। लिखो कि कार्बनिक यौगिक जो है सहसंयोजक, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड भी याद रखना बच्चों, सहसंयोजक, कोवेलेंट। कार्बनिक यौगिक जो है सहसंयोजक प्रकृति रखते हैं, प्रकृति रखते हैं, याद रखना, है ना। सहसंयोजक प्रकृति रखते हैं और इस सहसंयोजक प्रकृति को ही हम लोग बोल सकते हैं अनायनिक प्रकृति, है ना। उसका कारण ये है, उसका मतलब ये है बच्चों कि जब कार्बनिक यौगिकों को जल में डालते हैं तो वो आयनित नहीं होते। कार्बनिक यौगिकों को जब जल में डालते हैं ना तो वो आयनित नहीं होते। जैसे HCl जो होता है उसको जब जल में डालते हैं तो वो H+Cl- बनाता है। आपने सुना होगा HCl अम्ल जो है जल में डालने पे H+Cl- बना देता है, तो वो तो आयनन दर्शाता है, इसलिए उसको कहेंगे कि वो आयनिक प्रकृति रखता है, आयन बना देता है H+Cl-। लेकिन जैसे हम लोगों ने ले लिया कार्बनिक यौगिक, जैसे हम लोगों ने ले लिया CH3Cl, तो CH3Cl जो है वो उतना ज्यादा आयनित नहीं होता या बिल्कुल आयनित नहीं होता जब उसको जल में डाला जाता है। यानी वो Cl- ऐसे नहीं बनाता, CH3+ डायरेक्ट अलग अलग ऐसे 2 टुकड़े नहीं बनाता, बहुत मुश्किल से बनाता। तो कहने का मतलब ये है कौन सी प्रकृति रखेगा, सहसंयोजक प्रकृति रखेगा, है ना। और सहसंयोजक प्रकृति रखेगा, अनायनिक का मतलब कि वह आयन नहीं बनाता। तो लिखते हैं इस लाइन को, अर्थात ये जल में आयनित नहीं होते, अर्थात ये जल में आयनित नहीं होते एवं अविलेय रहते हैं। बच्चों आयनित नहीं होंगे तो कैसे रहेंगे, अविलेय रहेंगे, है ना, अविलेय रहते हैं, यानी सॉल्यूबल नहीं होते, घुलते नहीं, अर्थात ये जल में आयनित नहीं होते। बच्चों एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में, तो आप लोग एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना बेटा, है ना। जल में आयनित नहीं होते। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बच्चों अगर कोई आयनिक प्रवृत्ति रखता है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक, क्वथनांक भी उच्च होते हैं। लेकिन ये तो आयनिक की जगह कौन सी प्रकृति रख रहा है, सहसंयोजक। सहसंयोजक का मतलब होता है आपस में साझा करके बनने वाले बंध, आपस में साझा करके बनने वाले बंध। जैसे अपन ने बनाया A बॉन्ड B, तो A बॉन्ड B कैसे बनाया, A का इलेक्ट्रॉन और B का इलेक्ट्रॉन दोनों ने साझा कर लिया, क्या बन गया, AB बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो आगे और आएगा ये, तो अभी बस अपन को ये समझना है कि चूंकि इसके अंदर आयनिक की जगह कौन सी है, सहसंयोजक प्रवृत्ति है, इसलिए इनके गलनांक, क्वथनांक के मान भी कैसे पाए जाएंगे, कम पाए जाएंगे। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये गलनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं। आइए लिख के फिर अपन समझाते हैं इसको। इनके गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, शॉर्ट में अपन इसको बोलते हैं MP। इनके गलनांक एवं क्वथनांक
बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीपी। न्यून यानी कि बहुत कम होते हैं। ठीक है, इनके गलनांक, बच्चों गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं आइए पहले वो समझा देते हैं, फिर आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखिए जैसे कि अपन ने किसी ठोस, जैसे बर्फ को ले लिया है ना, बर्फ को ले लिया जैसे ठोस, वो जो ठोस है वो ऐसा ताप जिसपे वो ठोस द्रव अवस्था में बदलता हो, ऐसा ताप जिसपे ठोस किस में बदलता हो, द्रव अवस्था में। जैसे आप लोगों को पता होगा शायद कि जो बर्फ होता है वो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे जल में बदलता है, तो उसको उसका गलनांक कहा जाता है। बर्फ का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो गलती है बर्फ और वो जल में बदलती है। ठीक है, तो गलनांक जो है उसका मतलब समझ में आ गया होगा कि जब ठोस द्रव में बदले। इसके आगे चलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का क्या मतलब है ये भी आप समझ गए होंगे। क्वथनांक में द्रव अब किस में बदल रहा है, वाष्प में, यानी कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा ताप जिस पर जो द्रव है वो उबलने लग जाए, और उबलने लग जाए तो हम लोग उस ताप पे ये कहेंगे कि उसको, उसका क्या कहा जाता है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो बच्चों वाष्पित होना अलग चीज होती है और क्वथनांक होना अलग चीज होती है। जैसे इसको इस तरीके से समझिए, ज्यादा तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताएंगे सर, लेकिन अभी इतना से समझ लिया, जैसे अपन ने पानी गर्म करने के लिए एक जो है पात्र लिया, जैसे कोई भगोनी ली या कोई पात्र लिया, और हम लोग उस पानी को उसमें गर्म कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम बाद में आपको ऐसा दिखेगा कि उससे वाष्प निकल रही है, वेपर निकल रही है। ठीक है, वाष्प यानी वेपर निकल रही है, लेकिन जब पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, उसी पे पानी जो है वो बुड़बुड़ बुड़बुड़ यानी बॉइल होगा। तो बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। तो जब उबलने लगता है उस समय का ताप लिया जाता है, तो वो उबलता कब है, जब उबलता है ऐसे ताप पर, उसको क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वाष्पित होने वाला टेम्परेचर तो 50, 60, 70, 80 कोई भी हो सकता है जल के लिए, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉइल्ड होना शुरू हो जाएगा, उसको उसका बोलते हैं क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। आया बच्चों समझ में? तो वापस से बता देता हूं, अगर कोई यौगिक बहुत ही मजबूत बंध बना रहा है, बहुत ही ज्यादा सघन है और वो बहुत ही ज्यादा मजबूत बंध बना रहा है, तो उसके गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, उच्च होंगे, क्योंकि उनके बंध को तोड़ना मुश्किल होगा। उस ठोस को, जो बहुत ही भयंकर ठोस है, कड़क ठोस है, उसको द्रव में बदलने के लिए हमको बहुत उच्च ताप देना पड़ेगा, तो हम कहेंगे गलनांक उसका ज्यादा है। या इसी तरह से द्रव को बॉइल करने में समय ज्यादा लग रहा है, ताप ज्यादा लग रहा है, तो हम कहेंगे उसका क्वथनांक उच्च है। पर चूंकि यहाँ पर बंध कैसे हैं, थोड़े कमजोर है, सहसंयोजक प्रकृति के हैं, इसी कारण से हम कहेंगे कि वो कमजोर बंध है, इसलिए आसानी से क्या होंगे, कम गलनांक से ही वो द्रव में बदल जाएंगे और क्वथनांक कम टेम्परेचर से ही वो बॉइल होने लग जाएंगे। इसलिए इस लाइन का मतलब होता है कि इनके गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं, न्यून होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। एक एक शब्द आप ढंग से समझना, तभी बढ़िया बेटा समझ में आएगा। जबकि अगर इसकी तुलना करें अकार्बनिक यौगिकों से, तो अकार्बनिक यौगिक है वो आयनिक प्रवृत्ति रखते हैं और वो वैद्युत संयोजक होते हैं। आयनिक प्रवृत्ति रखते हैं और वो कैसे होते हैं, वैद्युत संयोजक, क्योंकि आयन जब भी बनेगी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और आयन जब भी बनेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जैसा कि अकार्बनिक यौगिकों में होता है, तो हम उसको वैद्युत संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक कहते हैं। ठीक है, तो अकार्बनिक यौगिक आयनित होते हैं, या आयनित नहीं होते। अकार्बनिक यौगिक जो है जल में विलय होंगे, है ना, आयनिक प्रवृत्ति वाले, तो लेकिन ये अविलय होते हैं। अकार्बनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक के मान उच्च होते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक के मान उनसे न्यून होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अपन को ध्यान में रखनी है। तो ये दोनों का डिफरेंस भी एग्जाम में आ सकता है कि अकार्बनिक यौगिकों की और कार्बनिक यौगिकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। तो याद रखना है, कार्बनिक यौगिकों की तुलना अकार्बनिक से जब भी करेंगे तो अपन लोगों के ज्यादातर पॉइंट एक दूसरे के विपरीत आएंगे बच्चों। ठीक है, तो एक लाइन ब्रैकेट में लिख देते हैं अकार्बनिक यौगिक के लिए कि अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो क्या होंगे, आयनित, ठीक है, जल में विलय और आयन बनाते हैं, इसलिए क्या होंगे, वैद्युत संयोजक, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, कार्बनिक में नहीं। और साथ साथ में क्या लिख सकते हैं कि इनके एमपी और बीपी का मान, एमपी बीपी का मान क्या होगा, उच्च होगा।
ये सब बात होगी अकार्बनिक यौगिकों के लिए। आया बच्चों समझ में? तो इनकी आपस में अपन तुलना कर सकते हैं। इस तरह से अपन को ध्यान रखना है बच्चों। ये जल्दी नोट करें। अब अपन लोग इसको एक एग्जाम्पल से भी समझा देते हैं, एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया NaCl का। NaCl जिसको आप लोग नमक के नाम, नमक भी कहते हैं अपन लोग, नमक जानते हो, सोडियम क्लोराइड। ये जो NaCl है ये आसानी से बच्चों देता है Na+ और Cl-, Na+ और Cl-, यानी कि इसने क्या बना दिए बच्चों? आयन बना दिए। क्या बना दिए? आयन बना दिए। अब ये NaCl आराम से Na+ Cl- बना देता है। जब हम लोग इसको जल में डालते हैं तो ये आसानी से ऐसे बना देता है। अब देखो ये जो Cl- आ जाते हैं, जैसे ही ये Cl- का निर्माण होगा, जैसे ही ये Cl- का निर्माण होगा, अब अगर इस Cl- की जो क्रिया है, निर्माण होने के पश्चात इस Cl- की क्रिया अगर AgNO3 से कराते हैं, AgNO3 विलयन से कराते हैं, तो बेटा AgNO3 विलयन जो है, ये AgNO3 विलयन क्या करता है? ये Ag+ Cl- को लेकर, ये Ag+ जो है ये Cl- को लेकर ये AgCl बना देता है। AgCl का सफेद अवक्षेप बनेगा। AgCl का सफेद अवक्षेप बनेगा, ठीक है, ये बनेगा AgCl का सफेद अवक्षेप, क्योंकि इसको मिल गए आयन। क्योंकि इसको क्या मिल गए बच्चों? आयन। यानी जैसे Cl- और Cl- का निर्माण हो रहा है तो ही वो AgNO3 के साथ क्या बनाएगा? AgCl का सफेद अवक्षेप बना देगा। AgCl का सफेद अवक्षेप बना देगा। लेकिन ये तो है बच्चों कौन सा? अकार्बनिक यौगिक है। ये तो कैसा है? अकार्बनिक यौगिक है। अब अपन इसकी तुलना कर रहे हैं कार्बनिक यौगिकों से। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया CH3CH2Cl, इसको हम बोलते हैं एथिल क्लोराइड। इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? एथिल क्लोराइड। अब ये जो एथिल क्लोराइड है ये तो ऐसे आयन ही नहीं बनाएगा, आयन नहीं बनाएगा, आयन नहीं बनते। तो बच्चों कुल मिला के हम लोग यहां पर कहेंगे कि Cl- का निर्माण नहीं, Cl- का निर्माण नहीं, और Cl- का निर्माण नहीं है, इसका मतलब है कि जब हम लोग इसको AgNO3 विलयन में लेंगे तो आपको बताना है कि क्या सफेद अवक्षेप आएगा। जल्दी बताओ, ये आपको ही बताना है कि NaCl में तो Na+ Cl- बनाया था, और इस कारण से बच्चों Cl- का निर्माण हुआ तो AgNO3 के साथ क्रिया करके AgCl का सफेद अवक्षेप देगा। लेकिन यहां से कोई Cl- का निर्माण ही नहीं और आयन ही नहीं बनेंगे, तो AgNO3 से क्या कोई सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा? नहीं, कोई सफेद अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा, कोई अवक्षेप नहीं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से दोनों को क्या कर सकते हैं? सिद्ध करके बता सकते हैं कि कौन अकार्बनिक वाला जो है वो तो आयनित होने के कारण से सफेद अवक्षेप देगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे कार्बनिक यौगिक, है ना, ये यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, कौन? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जो होगा वो कार्बनिक यौगिक यहाँ Cl- आयन नहीं बना पाएगा, और नहीं बना पाएगा, सुनो बंद कर देना, और ये नहीं बना पाएगा तो बच्चों फिर हम लोग क्या कहेंगे? Cl- का निर्माण नहीं कर पाएगा, तो फिर AgNO3 के साथ में यहां पर कोई अवक्षेप नहीं आएगा। आया क्या बच्चों समझ में मामला? तो बच्चों इस तरह से अपन लोगों को ध्यान में रखना होता है कि किससे तो निर्माण होता है और किससे निर्माण नहीं होता। चलने दो, चलने दो, चलने दो। ठीक है, आया क्या बच्चों समझ में? आया क्या बच्चों समझ में? चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो चलो इसके बाद में अपन लोग एक लास्ट स्टेप और कर लेते हैं, और जो है फिर अपन लोग जो है आज की क्लास यहाँ पर समाप्त कर लेंगे। तो फिर ये आपने नोट कर लिया होगा। अपन लोग आगे चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट आज का जो है, आज का लास्ट पॉइंट है ना, आगे का नहीं, आज का लास्ट पॉइंट है वो है 5वां समवायवता। समवायवता इंग्लिश में इसको कहते हैं
आइसोमेरिज्म। समावयवता को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? आइसोमेरिज्म कहते हैं। 2 मिनट और रुक जाओ, फिर आज की क्लास यहाँ पूरी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, समावयवता आइसोमेरिज्म। बच्चों इसका ये मतलब होता है कि अकार्बनिक यौगिक तो ये गुण नहीं दर्शाता, उनके लिए अणुसूत्र जो होता है वो किसी एक यौगिक के लिए सेम रहता है। लेकिन कार्बनिक यौगिकों के लिए क्या होता है, एक से अधिक प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनके लिए भी अणुसूत्र क्या होता है? समान होता है। आइए समझाते हैं इसको आसान तरीके से। अकार्बनिक यौगिक जो होंगे, अकार्बनिक जो यौगिक होंगे उनके लिए अणुसूत्र समान नहीं होता। परंतु अगर हम बात करें किसकी? कार्बनिक यौगिक की, तो कार्बनिक यौगिक के लिए क्या होता है? यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं बच्चों, समान होते हैं। यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं। आइए इसको एग्जांपल से समझाते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एग्जांपल से समझाते हैं कि सर ये समानता क्या होती है, आइसोमेरिज्म क्या होती है, ये अणुसूत्र समान का मतलब क्या है। बच्चों जैसे कि बहुत ही बढ़िया एक एग्जांपल से अपन लोग समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा CH3CH2OH, है ना, और एक मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखा CH3OCH3। ठीक है, आपको ये बताना है कि CH3CH2OH जो है, CH3CH2OH जो है, इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी, हाइड्रोजन की संख्या कितनी, ऑक्सीजन की संख्या कितनी। तो गौर से देखिए, आप बोलोगे कार्बन कितने दिख रहे हैं? 2, तो हमने लिख दिया कार्बन 2। ठीक है, अब बताओ आप इसमें ये तो एल्कोहल है, ये ईथर है ना, अभी अपन लिख देंगे इसको, ये एल्कोहल है, ये ईथर है। अब इसमें कार्बन 2 दिख रहे हैं, तो और इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं? तो इसमें भी आपको दिखेंगे कार्बन 2। अब मैं पूछूंगा हाइड्रोजन की संख्या बताओ, तो हाइड्रोजन की संख्या जो है आप बोलोगे ये देखो 3 2 5 और 1 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6, यानी दोनों केस में हाइड्रोजन कितने हैं? 6, और ऑक्सीजन कितनी है? 1। तो बच्चों ये जो अपन ने C2H6O बनाया है, ये तो हो गया अणुसूत्र। अब मैं ये क्या बोल सकता हूं कि ये जो अणुसूत्र है इसके लिए भी सेम लग रहा है और इसके लिए भी सेम लग रहा है, यस और नो? तो यही तो अपन ने लिखा है कि यौगिक के अणुसूत्र क्या होते हैं? समान। कार्बनिक यौगिकों की क्वालिटी है कि उसमें कई यौगिकों के अणुसूत्र क्या हो सकते हैं? समान हो सकते हैं। लेकिन अकार्बनिक यौगिक में ऐसा नहीं होता। तो यही विशेषता हो गई कार्बनिक यौगिकों की, कार्बनिक रसायन की। इसको बच्चों समावयता कहते हैं। यानी समावयता का मतलब ये होता है कि ऐसे यौगिक जो हो तो भिन्न भिन्न, उनके अंदर कोई ना कोई भिन्नता हो, है ना, कोई ना कोई क्या हो, उसमें भिन्नता हो, कुछ भी भिन्नता हो सकती है ना। जैसे कि इन दोनों में क्रियात्मक समूह भिन्न है, एक एल्कोहल एक ईथर है, तो बेटा ऐसे कोई से भी यौगिक जिनमें आपस में कोई ना कोई भिन्नता हो लेकिन उनके अणुसूत्र क्या हो? समान। अणुसूत्र क्या हो? समान। अणुसूत्र तो समान है लेकिन कोई ना कोई भिन्नता हो, जैसे यहाँ क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, ये एल्कोहल है और ये ईथर है, तो उन यौगिकों को समावयवी कहते हैं और इस गुण को समावयवता कहते हैं। समावयवता एक ऐसा गुण होता है जिसमें अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन यौगिक कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, कोई ना कोई उनमें भिन्नता होती है। आया बच्चों समझ में? तो जैसे कि ये अपना एक समावयवता का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर ये जो यौगिक है इसका नाम है एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ये एक एल्कोहल का एग्जाम्पल है, जैसे ये एथिल एल्कोहल, और ये कैसे नाम पड़ा ये अपन आगे बताएंगे। और ये एक ईथर का एग्जाम्पल है जिसका नाम है डाई मेथिल ईथर। ये एक ईथर का एग्जाम्पल है जिसका नाम है डाई मेथिल ईथर। तो दोनों के लिए अणुसूत्र तो क्या रहेगा बच्चों? समान, परंतु दोनों ही यौगिक क्या है? भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो एल्कोहल और ईथर जो होते हैं, एल्कोहल और ईथर होते हैं, उनका अणुसूत्र ये होता है असल में CnH2n+2O, है ना। यहाँ पर N का मतलब होता है कार्बन की संख्या, N का मतलब होता है कार्बन की संख्या। ये इसको समझा देता हूं मैं आपको। ये इनका सूत्र होता है, अणुसूत्र इनका, संरचना सूत्र इनका ये होता है। संरचना सूत्र ये बताता है कि कार्बन की संख्या N का मतलब जैसे यहाँ पे 2 रख दिया तो N का मान 2 रख दिया, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 दूनी 4 + 2 6, क्या 6 आ रहा है? बिल्कुल, और O। इस तरह से ये होता है इनका संरचना सूत्र। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज की जो अपनी ये पहली क्लास थी जो आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं फटाफट इसको रिवीजन करवा देता हूं। इस क्लास में अपन ने आज ये पढ़ाया है ना, जो भी अपन ने पढ़ाया उसको फटाफट रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले अपन ने ये पढ़ाया था कि कार्बनिक रसायन क्या होते हैं या कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। हमने ये बताया
कि कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन एवं इनके व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वो यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है कि उसमें हाइड्रोजन हटाओ और कोई समूह जोड़ो। जैसे जैसे नए नए समूह जोड़ते जाएंगे, नए नए यौगिक बनते जाएंगे, उनको हम लोग व्युत्पन्न बोलते हैं। जैसे यहाँ बना एल्कोहल, यहाँ बना कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया, उसके बाद हमने ये पढ़ाया कि कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं होती है बहुत सारी, जिनमें से पहली विशेषता थी विशाल संख्या, जिसमें बहुत सारी संख्या में क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्योंकि उनमें जुड़ने की क्षमता होती है, तत्वों से यौगिक बनाने की क्षमता होती है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर किसी से भी जुड़ सकता है। अगर कार्बन स्वयं से ही जुड़ता है तो वो क्या करेगा, बहुत सारे श्रृंखला बनाने का काम कर सकता है। तो ये कार्बन की जो स्वयं से जुड़ने की प्रवृत्ति है उसे संकलन कहते हैं। इसी कारण से विशाल संख्या में कार्बनिक यौगिक है। और ये संकलन का गुण इसलिए पाया जाता है क्योंकि कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। ठीक है। फिर आगे अपन ने ये पढ़ाया दूसरी विशेषता अंतर संबंध। कार्बनिक यौगिक आपस में क्या करते हैं, बहुत ही मूलभूत अंतर संबंध, एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक ऐसा नहीं रखते। तीसरा अपन ने पढ़ाया अणुओं की संकरता, यानी ये आपस में जुड़कर बड़े अणु का निर्माण करते हैं। अकार्बनिक के अंदर ये क्षमता बहुत ही कम होती है। फिर अपन ने ये पढ़ाया चौथा पॉइंट के इनके अंदर क्या होता है कि ये अनआयनिक प्रवृत्ति रखते हैं। अनआयनिक प्रवृत्ति का मतलब होता है कि ये आयनित नहीं होते, ये सहसंयोजक प्रकृति रखते हैं। जबकि अकार्बनिक यौगिक क्या होंगे, आयनित होंगे, और वो क्या करेंगे, आसानी से सफेद अवयव से बना सकते हैं। उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं, वैद्युत संयोजक होते हैं। लेकिन इनके जो मान है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब भी कम होंगे, और ये AgCl का कोई अवक्षेप बनाते नहीं है। ठीक है। और फिर लास्ट पॉइंट अपन ने ये पढ़ाया समवायता। समवायता का मतलब होता है यौगिकों के अणु सूत्र तो समान होंगे, परंतु उनमें आपस में कुछ ना कुछ भिन्नता होगी। जैसे एग्जाम्पल लिया एल्कोहल का और ईथर का, दोनों के लिए अणु सूत्र समान आ रहा है, लेकिन ये दोनों ही यौगिक कैसे भिन्न भिन्न है, जबकि ऐसा अकार्बनिक यौगिक में नहीं होता। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज की जो पहली क्लास है जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और सब चीज याद होगी, टिप्स पे होगी। ऐसे ही अगर हम लोग सिस्टमेटिक छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान से समझते हुए चलते हैं तो कोई भी कंपटीशन ऑल इंडिया का या किसी स्टेट एग्जाम का ऐसा नहीं है जिसको हम लोग क्लियर नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हम लोग मेहनत करेंगे, जी जान एक लगा देंगे, हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स और हमारे खुद के जो सपने उनको जरूर पूरा करेंगे। उम्मीद रखिए रॉयल इंस्टीट्यूट आपके साथ हर वक्त रहेगा, और इसी तरह से क्लासेज जो है आसान तरीके से छोटी छोटी चीज को क्लियर करते हुए जब हम लोग केमिस्ट्री की ओर चलेंगे तो ऐसा कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।